अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और बहुत ही अहम धमाकेदार किस्म की आज सुबह ही दो खबरें आ चुकी हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरा नए DGISI की तैनाती हो चुकी है। तो ये दो अहम खबरें हैं जिनके ऊपर अब हम आपके साथ तफसीलात भी शेयर करेंगे और इसके असरात के ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मखसूस नशस्तों के तफसीली फैसले की, जिसने एक हलचल मचा दी है। मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला जो कि बहुत दिनों से हर कोई इंतज़ार कर रहा था, डिमांड कर रहा था। जो इसके मुखालिफ फ़रीक हैं यानी हुकूमत और हुकूमत के हामी लोग, उनका ये कहना था कि ये फ़ैसला जल्दी आए ताकि रिव्यू पिटिशन जारी हो सके, दायर हो सके। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत के मुखालिफ लोग हैं और प्रो PTI ज़्यादा लोग हैं, उनका ये कहना था कि ये मखसूस नशस्तों का तफसीली फ़ैसला आएगा तो सब कुछ उड़ा के रख देगा और तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो तमाम प्रोपेगेंडा जो इस फैसले को लेकर के किया जा रहा है उसके जवाब मिल जाएंगे। तो दोनों तरफ से ही इस फैसले का इंतज़ार भी था और अपने अपने दावे भी थे। बहरहाल आज ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ चुका है। तफसीली फ़ैसला जारी हो चुका है। ये तफसीली फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि सीनियर पियोनी जज हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से और जो बाकी तमाम लोग थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ SH फ़रीक नहीं थी लेकिन असल फ़रीक तो वही थी, सबको ये बात मालूम है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और इसके ऊपर भी अब ये फ़ैसला आ चुका है। पहले तो आपको ये बता दें कि इस फैसले से पहले वो कौन से सवालात थे जिनके बारे में रोज़ बात होती थी। पहली चीज़ तो ये थी कि जब PTI फ़रीक ही नहीं तो फिर उसको ये नशस्तें दी क्योंगी, इसका जवाब इसमें मौजूद है। दूसरा सवाल जिस पे बार बार बात होती थी वो ये था कि जी जो दो जजेस ने आइन से मुतसादिम इसे करार दिया है और ये तक लिखा था इख्तलाफी नोट में कि इसके ऊपर बेशक अमल दरामद भी ना हो, अगर आइनी लिहाज से ये एक गैर कानूनी फ़ैसला हो तो इस पर बेशक अमल भी ना करें आप। तो इस तरह की बात भी उन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखी थी। इसके ऊपर भी डिस्कशन होती थी, इसका भी जवाब आ चुका है इस फैसले में। तीसरी चीज़ जो 13 जनवरी का फ़ैसला था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, उसको भी इन्होंने थोड़ा सा इसमें एड्रेस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तो बाकायदा एक चार्ज शीट है, ये फ़ैसला बनी बनाई चार्ज शीट है। उसको क्या कहा है इस फैसले में, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर जो एक और बात बार बार होती थी वो ये कि जी आइन को रीराइट किया गया है और इस फैसले में जो है बड़े कानूनी सुकम हैं और इस तरह की बातें होती थी। तो बहरहाल अब ये जो तमाम सवालात थे इनके जवाबात अब इस फैसले में आ चुके हैं और अभी रिसेंटली जो एक सवाल उठाया जा रहा था उसका जवाब भी आ चुका है। वो सवाल ये था कि आखिर जो वजाहत दी गई है 8 जजेस की तरफ से अलग से, वो वजाहत किस तरह दी गई, उसके ऊपर समाअत कब हुई, उसके ऊपर कब समाअत के लिए पिटिशन फ़िक्स हुई और उसका ऑर्डर जारी करने के लिए कॉज लिस्ट कब जारी हुई, ये क्यों इस तरह से किया गया, तो इसका जवाब भी आ चुका है। अब मैं आपको बारी बारी इसके 5 अहम पॉइंट्स बता देती हूँ जिसके अंदर ये तमाम जवाबात मौजूद हैं। सबसे पहले तो जनाब इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो एक साफ़ शफाफ बिल्कुल वाज़े गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाता, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। उन्होंने ये तक लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर बाकायदा एक बुनियादी फ़रीक की तरह केस लड़ता रहा है। ये वो बात है जो उस वक्त भी जब हियरिंग हो रही थी और उसके अलावा भी मुसलसल हम जैसे बहुत से सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा एक पार्टी बना हुआ है, एक फ़रीक बना हुआ है, जबकि वो एक आइनी तौर पर देखा जाए तो एक आइनी इदारा है, उसको गैर जानिबदार होना चाहिए। लेकिन वो इस तरह कभी बल्ले का निशान छीनने के ऊपर हरीस हो जाता है, कभी मखसूस नशस्तें लूटने के ऊपर इस तरह वारिद हो जाता है कि जैसे वो उसने अपने घर लेके जानी है। एक बाकायदा फ़रीक की तरह नज़र आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसका जिक्र इस फैसले में कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिसका वाहिद काम ही है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है,
वो तक अगर वो नहीं करवा सकता और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो हैं वो इस बात का उसे मुर्तकिब करार पाते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है, तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि कोई शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती, इससे बड़ा मिसकंडक्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी आइन शिकनी कोई नहीं हो सकती। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर ये इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा मुस्ताफ़ी नहीं होता, यानी इसके चीफ भी और इसके चारों बाकी मेंबरान भी, तो इस सूरत में एक बिल्कुल वाज़े आइनी ऑप्शन मौजूद है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए चाराजोई करनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी भी एक इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका है। तो उसके ऊपर अब कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस सिलसिले में एक बाकायदा सबूत के तौर पर मौजूद है। एक आप कहते हैं ना जो एविडेंस है कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर किया कि इन्होंने ये सही इलेक्शंस नहीं करवाए। तो ये एक अब बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो पीटीआई के हाथ लग चुका है, जो वकला के हाथ लग चुका है, जो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहता है तो उसको ये एक बाकायदा सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। दूसरा जो अहम मामला जिसके ऊपर बात होती थी कि जी 2 जजेस ने, इख्तिलाफी जजेस ने ये लिख दिया वो लिख दिया, और उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी और कहा था कि जो 8 जजेस हैं उन्होंने बड़ा आइन से रूगर्दानी करके ये फ़ैसला तहरीर कर दिया है, और ये भी लिखा कि अगर कोई फ़ैसला आइन से मुतसादिम हो तो इदारे पाबंद नहीं हैं कि वो उस फ़ैसले पर अमल दरामद करें। तो इस बात को भी इस मखसूस नशिस्तों के तफसीली फ़ैसले में एड्रेस किया गया है, और ये कहते हैं 8 जजेस कि जो ये 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट था ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप आइनी मामलात पर, कानूनी मामलात के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जजेस के कंडक्ट के ऊपर आपने जिस अंदाज से हमला किया कि जी हमने कोई गैर आइनी तौर पर काम कर दिया, ये अफसोसनाक अमर था, इस पे तजावुज़ किया गया है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अपने इख्तिलाफी नोट में इस तरह से दूसरों को कहना, इदारों को कहना कि जी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर भले आप अमल दरामद ना करें, ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। ये नहीं हो सकता कि आप भले फ़ैसले से इख्तिलाफ भी करें लेकिन आप किसी को इस बात की तरगीब दें कि आप इस फ़ैसले पर अमल दरामद ना करें। तो दूसरा ये अहम पॉइंट जो है वो इस फ़ैसले में एड्रेस किया गया है। तीसरी जो चीज़ है, वैसे तो इसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं कि इन 2 जजों के ख़िलाफ़ भी इस बुनियाद के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, मिसकंडक्ट की, और इसके ऊपर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इन्होंने जो इख्तिलाफी नोट है उसमें ये जो तरगीब दी है लोगों को कि जी आप बेशक इस फैसले पर अमल दरामद ना करें अगर ये गैर आइनी फ़ैसला है, तो ये जो बात है ये बहुत ख़तरनाक बात है और मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती है। इसके अलावा जी जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे बहुत बात हो रही थी कि जी पीटीआई तो फरीक ही नहीं है, तो पीटीआई को ये नशस्तें मिल कैसे गईं, और पीटीआई के लिए कानून से तजावुज़ करके ये नशस्तें उनको दी गई हैं। तो इसके ऊपर भी इन 8 जजेस ने सैर हासिल बात की है। उन्होंने इसके अंदर ये कहा है कि जो इलेक्शन है, जो जमहूरियत है, वो अवाम से है, अवाम की ख्वाहिश और मंशा से जुड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक पार्टी थी और एक पार्टी है। ये सियासी जमात ख़त्म नहीं हो गई। अगर किसी जमात का इलेक्शन में निशान ले लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी ही तहलील हो गई है। तो वो पार्टी ऑलरेडी मौजूद थी, और ये जितने भी आज़ाद अरकान थे इनको इसी पार्टी की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। उसी की बुनियाद के ऊपर ये लोग ये नशस्तें जीत कर इस ऐवान में पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद के ऊपर भले पीटीआई बराह रास्त फरीक ना भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक ज़मीन का तनाज़ा हो और उसके ऊपर 2 पार्टीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, एक कहे कि ये हमारी ज़मीन है, दूसरी कहे ये हमारी ज़मीन है, लेकिन ड्यूरिंग डिस्कशन ये बात सामने आए कि ना ये ज़मीन उसकी थी ना उसकी थी, बल्कि ये तो एक तीसरे फरीक की ज़मीन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट महज इस बुनियाद के ऊपर कि चूँकि तीसरा फरीक जो है वो इस सारे मुकदमे में फ़रीक नहीं है, तो क्या उन दोनों में से किसी को वो ज़मीन दे देगा, जब सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र आ चुका है कि ये ज़मीन तो बेसिकली एक तीसरे फरीक की है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान ये इख्तियार देता है कि वो मुकम्मल इंसाफ करे अगर उसके सामने ऐसे शवाहिद आते हैं जिसमें उसको पता चलता है कि किसी तीसरे फरीक के साथ किसी और की वजह से नाइंसाफ़ी हो रही है। और वो और इस केस में कौन था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका आगे चलकर उन्होंने फिर जिक्र भी किया है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन के फैसले से पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही थी। इस वजह से पीटीआई जो है वो यहाँ पर एक फ़रीक के तौर पर नहीं खड़ी।
ये भी तो एक सवाल है ना कि आखिर पीटीआई एक फरीक के तौर पर क्यों नहीं खड़ी थी। तो उसका जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से पीटीआई को एक सियासी जमात ही एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए उनके जितने भी उम्मीदवार आते थे कि हम पीटीआई का एफिडेविट साथ देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट साथ देना चाहते हैं, तो वो लेते नहीं थे और उन्हें आज़ाद अपने तौर पर डिक्लेयर कर देते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो थी वो इस मुश्किल का शिकार हुई थी। इस चीज़ को जब डिस्कशन में और जब समाअत में ये सारे शवाहिद के साथ प्रूव किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस इस फैसले पर पहुंचे कि ये नशिस्तें तो पीटीआई की बनती हैं, ये आज़ाद अरकान भी पीटीआई के हैं और ये मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई की हैं। और जो 13 जनवरी का बल्ले के निशान वापस लेने का फैसला था वो किसी तौर पर भी उसको एक पार्टी के तौर पर ख़त्म नहीं कर देता। उन्होंने यहाँ पर अगले पॉइंट में ये मेंशन भी किया है कि 13 जनवरी का जो फैसला था वो बुनियादी तौर पर इस तमाम मसले का एक बुनियाद बना, क्योंकि इसकी वजाहत सही तौर पर नहीं आ सकी। अगर 13 जनवरी के फैसले की वजाहत आ जाती तो शायद ये मसाइल ही जन्म ना लेते, क्योंकि उसमें वजाहत में ये बता दिया जाता कि सिर्फ निशान वापस लिया गया है, अदरवाइज़ पार्टी अपनी जगह मौजूद है और अगर इसके कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में भी जीत कर आ जाते हैं, यानी बग़ैर निशान के भी जीत के आ जाते हैं, तो ये मखसूस नशिस्तों की हकदार होगी। अगर ये एक इतनी सी वजाहत कर दी जाती 13 जनवरी के फैसले की तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए भी आसानी होती और वो किसी तौर भी पीटीआई को बाकायदा एक जमात के तौर पर आउट ना कर सकता इलेक्शन से, जो कि उसने किया। अब ये एक अलग बात है कि मुझे आपको हम सबको पता है कि ये सारा अमल सिर्फ कोई एक बेज़ाब्तगी नहीं है या कन्फ्यूजन नहीं है, ये बाकायदा एक सोची समझी मंसूबाबंदी और साजिश थी जिसमें आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह इन्वॉल्व था और उन्होंने जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार थे कि जी अब हम पीटीआई को एज पार्टी लें या ना लें, बल्कि असल बात यह है कि वो इस बात के लिए मेंटली पहले से तैयार थे कि पीटीआई को इस इलेक्शन में एज पार्टी हमने नहीं कंडक्ट करने देना इलेक्शन, और इसी वजह से उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के एक बोगस से प्रॉब्लम की वजह से पूरा उनसे निशान भी छीना और फिर आगे अदालतों ने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी का फैसला दिया उसके ऊपर उसको और एक जवाज़ फराहम कर दिया। तो ये हुआ था और अब ये आज 8 जजेस कहते हैं कि वो फैसला अगर अपनी वजाहत के साथ जारी कर दिया जाता तो फिर उस सूरत में ये सारा क्योस ही जन्म ना लेता। लेकिन बहरहाल अब चूँकि ये सारी चीज़ें अदालत के सामने आ चुकी हैं तो अब मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं और इसके ऊपर उन्हें फौरी तौर पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अगला पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, वो भी आपको मैं बता दूं, वो कहते हैं कि जनाब इस फैसले पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो ये आइन शिकनी होगी, क्योंकि ये बहुत खबर आ रही थी कि जी नहीं अमल दरामद होगा। तो एक लाइन में ये भी बता दिया गया है कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो ये आइन शिकनी होगी। क्यों? क्योंकि आइन पाकिस्तान तमाम इदारों को, तमाम शहरियों को, रियासत पाकिस्तान को इस बात का पाबंद बनाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला होगा उस पर अमल दरामद हर सूरत होगा। तो अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता किसी भी वजह से तो वो एक आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। तो ये अब उन्होंने कह दिया है और ये पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि अगर कोई फैसले पर अमल दरामद नहीं करता तो वो फिर इसके कंसिक्वेंसेस को भुगतेगा, उसके नताइज होंगे। तो ये अब पहले ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस फैसले के नतीजे में एक ठप्पा लग चुका है कि उसने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और उन्होंने एक गलत इलेक्शन, गैर शफाफ इलेक्शन, गैर मुनसिफाना इलेक्शन करवाया। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि इस पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर आप आइन शिकनी के दोबारा मुर्तकिब हो जाएंगे। तो ये दो फिर जो भार हैं ये इलेक्शन कमीशन को उठाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो ये सवाल किया जा रहा था कि जो अलग से वजाहत जारी की गई है जी उसके ऊपर क्या इशू है, तो देखिए उसके ऊपर भी उन्होंने बता दिया है कि हमने फैसले में ही लिख दिया था कि अगर किसी को कोई वजाहत दरकार हो तो हमसे आके पूछ ले, उसके लिए कोई समाअत की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए ये कोई अलग से पिटिशन के तौर पर डील नहीं किया जाना था और हमने उस पर वजाहत जारी की। बल्कि क्या ही अच्छा होता कि 13 जनवरी को जब काजी साहब ने बल्ला छीना था तो वो भी ये बात लिख देते कि अगर किसी को इस पर कन्फ्यूजन है तो हमारे पास आ जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन जो ये आज बहाने बना रहा है कि जी उस फैसले का मतलब यही था, तो उस वक्त वो जाके चीफ जस्टिस साहब से पूछ लेता कि भाई आपके इस फैसले का क्या क्या मतलब है, क्या सिर्फ निशान नहीं देना कि इसको एज ए पार्टी हमने निकाल बाहर करना है। तो ये सारी मिली भगत थी, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है ये कैसे तैयार हुई साजिश, कैसे 6-6 महीने पहले टाउट्स को पता था कि बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर के ऊपर होगा ही नहीं। तो क्या ये सब हवाई बातें थी
کیا یہ دنیا اتنی پاگل اور بیوقوف ہے کہ اس کو آپ قانونی موشگافیوں میں الجھا دیں گے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس طرح سے عوام کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے کہ ان سے جو ان کا جمہوری حق ہے وہ چھینا گیا، انہیں ان کی مرضی کے نشان کے اوپر مہر لگانے سے محروم کر دیا گیا، انہیں اس بات کے لیے کنفیوز کیا گیا کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کو کیسے تلاش کریں۔ تو کیا یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش نہیں تھی؟ کیا عوام کے خلاف یہ ایک بہت بڑا ڈاکہ نہیں تھا جو ڈالا گیا تھا؟ اور پھر بھی جب کسی نہ کسی طرح وہ وہاں تک پہنچے تو پھر بھی ہر صورت کوشش کی گئی کہ ان سے مزید ان کا حق جو ہے وہ چھینا جائے، اور آج بھی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں بنتی ہیں مخصوص، وہ اٹھا کے دوسری پارٹیوں میں تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ذرہ برابر رتی برابر بھی شرم نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ذرہ برابر بھی شرم نہیں ہے ان تمام حامیوں اور ٹاؤٹس میں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی نشستیں بنتی ہیں، اس کے باوجود اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی آئینی طور پر یہ فیصلہ غلط ہے۔ یہ ان کی جمہوریت ہے کہ جس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جمہوری طور پر جمہور کدھر کھڑا ہے، اور یہ آ کے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جی آئین کا آرٹیکل فلاں تو فلاں۔ آج سارا وضاحت کے ساتھ یہ آ چکا ہے سارا فیصلہ، اور اس میں ایک ایک بات کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اب کوئی جواز باقی نہیں ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لے گا کہ اس نے اب کانسیکوینسز ہی بھگتنے ہیں، یا پھر آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر اگلے ایک دو دنوں میں انہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اب کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ ویسے تو یہ بھی کوئی جواز نہیں تھا کہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جائے، تفصیلی فیصلے جب مرضی آئیں، جب شارٹ آرڈر آ جاتے ہیں تو فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی جواز بنائے رکھا۔ بیچ میں اس دوران کتنی قانون سازیاں بھی کروا لی گئیں، لیکن وہ ساری کوڑے دان میں جائیں گی، آپ دیکھیے گا۔ اور بہرحال اب یہ جو فیصلہ ہے اس نے کافی تسلی اور تشفی کرا دی ہے۔ ویسے تو بہت بڑا سوالیہ نشان 8 فروری کے الیکشن پہ بھی لگا دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک جواز اس میں آ چکا ہے سامنے کہ 8 فروری کا الیکشن کیوں نہ کل عدم قرار دیا جائے۔ اس میں لکھا نہیں ہوا، لیکن اس سے جو تاثر ملتا ہے کہ اگر اس قدر بڑی بددیانتی کے ساتھ یہ الیکشن کرائے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا۔ تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک سوال بھی ہے اور ایک نئی درخواست کی وجہ بھی ہے۔ بہرحال جو دوسری اہم خبر ہے آج کی وہ بھی آپ کو میں فٹافٹ سے بتا دوں، وہ یہ کہ جی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب جو کہ پچھلے 1 سال سے تقریباً توسیع کے اوپر کام کر رہے تھے، ان کی مدت مکمل ہو چکی تھی لیکن انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ ان کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ روز پہلے سے ہی خبریں آنا شروع ہو چکی تھیں، لیکن پھر کچھ صحافیوں کی طرف سے ان کی تردیدیں بھی کی جا رہی تھیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو مزید توسیع دے دی جائے گی، اور کچھ لوگوں کا تو یہ تک خیال تھا کہ جی نہیں، ان کو شاید کوئی اور بڑا عہدہ بھی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں صرف قیاس آرائیاں ثابت ہوئی ہیں۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب اب اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے، اور 30 ستمبر سے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر اپنا چارج سنبھال لیں گے۔ تو عاصم منیر صاحب جو کہ اس وقت آرمی چیف ہیں، اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب ان کو اسسٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں جو عاصمز ہیں اب یہ اس وقت پاکستان کے لیے اہم عہدوں کے اوپر تعینات ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ یہ جو نئے تعیناتی ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک صاحب کی، یہ جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہ انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اعزازی شمشیر حاصل کر چکے ہیں ڈیورنگ کورس، اور چیف انسٹرکٹر این ڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں بھی تعینات رہ چکے ہیں، تو ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور اب ان کو تعینات کر دیا گیا جو کہ بظاہر 30 ستمبر کو اپنا چارج سنبھالنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی اس لیے ہے کہ پاکستان کے حالات و واقعات میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف سیاسی پارٹیز کے اوپر کے حوالے سے ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ جی فلاں جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا وہ ہمارے خلاف تھا، اور فلاں جو تھا وہ اس ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اب وہ کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو، ہر کسی پہ الزامات لگتے رہے ہیں، جنرل ظہیر پاشا سے لے کے ظہیر الاسلام سے لے کے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جب عاصم ملک صاحب بھی ویسے تو ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، اس کے بعد پھر
आसिम मुनीर साहब सॉरी, और उसके बाद फिर जनरल फैज़ हमीद साहब जब DGISI बने तो इनके ऊपर भी बेतहाशा इल्ज़ामात लगे और अब तो वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी भुगत रहे हैं। और अब ये जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं ये अब DGISI बन चुके हैं। क्या बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी ये देखना होगा, क्योंकि जो असल चीफ़ हैं वो तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही हैं और पॉलिसी जो है वो उन्हीं की चल रही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि DGISI अपने तौर पर कोई अपनी नई पॉलिसी बना ले। तो अगर तो उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आती है तो एक अलग बात है, लेकिन महज एक DGISI की तब्दीली से बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की तवक्को रखना ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा अर्ली है कुछ सोचना ऐसा। बाकी ये है कि जी बहरहाल चूँकि तब्दीली तो तब्दीली होती है, तो अब इसके ऊपर देखना होगा कि जो नए आसिम मलिक साहब हैं ये किस तरीके से इनको आगे मामलात को लेकर चलते हैं, जो भी पॉलिसी होती है इदारे की। लेकिन इस बात के ऊपर सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है कि जो इनका नोटिफिकेशन है या जो इनकी तैनाती का ऐलान है, बेसिकली यूँ कह लीजिए कि जो इनकी तैनाती का ऐलान है ये DGISPR की तरफ से किया गया, जबकि इनकी जो तैनाती है ये वज़ीर आज़म साहब की सवाबदीद होती है और वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। आपको याद होगा जब जनरल फैज़ हमीद को हटा के जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI लगाना था तो उस वक्त इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने एक रेजिस्टेंस दिखाई थी। उन्होंने काफ़ी डिले किया था ये मामला 3 महीने और समरी पे दस्तखत नहीं किए थे, जिसकी वजह से फिर बहुत सी चहमगोइयाँ भी हुई जो बाद में दुरुस्त साबित हुई कि इस मामले को लेकर के फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात में और ख़राबी भी आई और जो इमरान खान साहब थे वो नहीं समझते थे कि फैज़ हमीद साहब को उस वक्त ओहदे से हटना चाहिए, तो इस बात के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा रिफ्ट बढ़ गई थी। तो बहरहाल ये तैनाती का इख्तियार तो वज़ीर आज़म का ही होता है हमारे मुल्क में, लेकिन चूँकि DGISI चूँकि वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं उस तरह से, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो जो आर्मी चीफ़ हैं चूँकि वो उनके इदारे से होते हैं, उनके इदारे की ही उन्होंने तैनाती करनी होती है, तो उस वजह से उनकी जो राय है वो हमेशा अहमियत की हामिल होती है और उसको आमतौर पर जो वज़ीर आज़म हैं वो डिनाई नहीं करते, उससे इख्तलाफ नहीं करते और जो आर्मी चीफ़ कहते हैं उसके मुताबिक ही DGISI की तैनाती आमतौर पे कर दी जाती है। तो बहरहाल ये हमारे मुल्क में चलता रहता है, क्योंकि आपको तो पता ही है असल ताकत किसके पास है हमारे मुल्क में। तो बेचारे वज़ीर आज़म तो इस वक्त जो ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो तो बिल्कुल एक नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए वैसे भी मुमकिन नहीं है कि वो किसी बात से इख्तलाफ करें। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।